आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। पिछले अध्याय में हमने जाना कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यानी जनन के प्रकार के बारे में जाना। तो जनन से हमने क्या समझा कि एक जीव से उत्पन्न उसी के समान उत्पन्न संतान जो होती है वो जनन कहलाता है। वो क्रिया यानी अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा ही होगा, बिल्ली का बिल्ली जैसा, आदमी का आदमी जैसा होगा। ठीक है, तो ये होता है जनन। और जनन हमने दो प्रकार से पढ़ा, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कौन सा होता है? जो एक जीव से उत्पन्न होता है। जब एक जीव से उत्पन्न होगा तो उसमें समानता अधिक होगी, अपने पेरेंट्स से उस संतान की समानता अधिक होगी। और अलैंगिक जनन में क्या होगा कि चूंकि दो जीव होते हैं अलैंगिक जनन में, ये अंतर भी हो गया लैंगिक और अलैंगिक में कि इसमें एक जीव होते हैं, इसमें दो जीव होते हैं। तो दो जीव के द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसमें उत्पन्न संतान जो होगी वो पेरेंट्स से कुछ हद तक भिन्नता होगी, यानी एक ही पेरेंट्स की दो संतान सेम नहीं होती, अलग अलग होती है ना। हम पहचान सकते हैं ना, जैसे भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है, वो तो होते नहीं है, चेंज होते हैं, उनमें अंतर होता है, हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये लैंगिक जनन का जो है वो लक्षण है। ठीक है, तो अब ये हमने जनन के बारे में जब जान लिया तो हमने क्या सीखा इसमें कि भाई इसमें क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है वो कहलाता है अनुवांशिक। ठीक है, और इस घटना को हम कहेंगे अनुवांशिकता। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता में हमने क्या जाना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफ़र होना। अब ये गुण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है? एक संरचना पाई जाती है केंद्रक में, और उस संरचना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, ये गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं और प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जीव का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जाति के जो जीव हैं तो उनमें अलग अलग हो, ऐसा नहीं। जैसे मानव जाति है तो उनमें एक प्रकार के होंगे, यानी उनकी संख्या निश्चित होगी। कुत्ता है तो कुत्ते की जाति में उनकी निश्चित होगी, ऐसा नहीं कि एक कुत्ते में अलग दूसरे कुत्ते में अलग। बिल्ली है तो बिल्ली में अलग होगी, बंदर में अलग होगी। यानी जो जीव है, जिस जाति का जो जीव है, प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, अब ये ठीक है, हम और जंतुओं को नहीं लेते, अभी फ़िलहाल हम किसको लेते हैं? मानव जाति को, मनुष्य को। ठीक है, तो मनुष्य में कितने होते हैं गुणसूत्र? 23 जोड़े। ठीक है, संख्या में कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी या 44। ठीक है, ये होते हैं। तो इन्हीं में अगर हम गुणसूत्र की संरचना देखें, हमें क्या समझना है कि गुणों का ट्रांसफ़र होता है तो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हमें वो समझना है। तो हमने क्या बताया? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हुए गुणों को प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुणसूत्र ही करते हैं। लेकिन गुणसूत्र की अगर हम संरचना देखें तो हम डेफिनेट उस चीज़ को हम समझ जाएंगे कि ये गुणों को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो इस टाइप से होती है। ठीक है, संरचना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उस युक्ति के बारे में समझना है कि जो ये बताए कि ये गुणों को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये उसकी हमने रफली डायग्राम बना दिया। तो इसके ये जो होते हैं ये कहलाते हैं क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे? क्रोमेटिड। ठीक है, और ये जो ऐसी लूप जैसी बटन जैसी संरचना है इसको कहेंगे क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। ठीक है, यही क्रोमोमियर, इन्हीं क्रोमोमियर पर पाए जाते हैं क्या? जीन। क्या पाए जाते हैं? जीन। और जीन मिलके
जीन किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए, यानी डीएनए से। और डीएनए किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन किससे? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये मोती हो गया एक तरह से अमीनो एसिड। फिर मोती की बनेगी माला। ठीक है, और कई मालाएं मिलके बनाएंगी डीएनए, और डीएनए फिर जीन बनेगा। जीन क्रोमोमियर पर, क्रोमोमियर कहाँ पे है? गुणसूत्र पर। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण इस डीएनए के माध्यम से पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस किसी जीव में जो भी गुण निश्चित है वो किससे बना है? अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड इसमें नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमें माला बनानी है, तो हम क्या करेंगे? उस कई मोती लेंगे डिज़ाइनर, जैसे भी हमें माला चाहिए तो हम वैसे उसको पिरोएंगे। तो वैसे ही क्या होता है, ये एक प्रकार से ये मोती है। और डीएनए को जैसा भी क्या नाम से जिस भी गुण का चाहिए तो वही प्रोटीन निर्मित होगा। और प्रोटीन किससे बनेगा? ये अमीनो एसिड से। तो ये अमीनो एसिड राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और ये प्रोटीन फिर डीएनए में पहुंचेगा। डीएनए से संबंधित सूचना को अपने अंदर निहित करेगा, और फिर ये सूचना फीड हो जाएगी किसमें? कि हमने एक मान लीजिए टेप रिकॉर्डर लिया। टेप रिकॉर्डर समझते हो? इससे आप इजीली समझ लोगे। टेप रिकॉर्डर क्या होता है? उसमें गाना बजते हैं, जो होता है ना वो बजते हैं। तो ये कैसे बजते हैं? और जीव में भी गुणों को प्रकट होते हैं, वो भी बजना ही है एक प्रकार से। यानी जो कैसेट में है वही उसमें हूबहू प्रकट होता है, बजता है कि नहीं? और वही की वही प्रक्रिया हमारे जीवों में होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के नाक का गुण, कि नाक की क्या प्रकार, या वो छोड़िए, ये तो आपको क्या नाम से अभी इसको न लेके हम एक नेचर या गुण के बारे में लें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का एक गुण है कि भाई वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, या उसके आँखों का कलर जो भी है और बच्चे में पहुंचता है वही। तो होता क्या है कि जो मैं आपको एक कैसेट के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। पूरी कैसेट जो है कवर सहित वो क्या है? गुणसूत्र। और उसमें जो रील है, रील ब्लैक कलर की रहती है, वो जीन है। और उस रील पर जो लेप लगा हुआ है वो डीएनए है। ठीक है, अब हम जैसे जो भी उसमें फीड करेंगे, बोलेंगे, तो वो उसमें उस लेप के कारण उसमें फीड हो जाएगा। खाली रील तो नहीं होगी ना, हमने जो भर दिया तो उस लेप पर वो चढ़ गया। अब वो रील हमने वो पूरी उस पर कैसेट में फीड है, यानी जीन उसमें निहित है, अंदर है कैसेट में। अब वो हमने वो कैसेट लगाई टेप रिकॉर्डर में। टेप रिकॉर्डर में लगाई तो वो गुणों को प्रकट करने लगे, वही बजेगा ना जो उसमें दिख रहा है। तो वैसे ही के वैसे हमारे जीवों में होता है कि जो गुण होते हैं वो डीएनए में फीड हो जाते हैं, जीन के अंदर रहते, जीन गुणसूत्र पर रहते। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे ही पहुंचेंगे ये जीन, तो जो डीएनए है वो अपने गुणों को प्रकट करेगा। आप जैसे अगली पीढ़ी में पहुंचे मतलब वो ऑन कर दिया, ऑन हो गए, तो जो गुण उसमें निहित हैं डीएनए पर वो आपके प्रकट हो जाएंगे, वो उस टाइप के आप देखने लगोगे। ठीक है, तो ये हो गई अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकी समझ में आ गई। अब हम जीवों में समझने से पहले हम कुछ प्लांट में देख लेते कैसे होता है। ये तो मैंने आपको एक टेप रिकॉर्डर का फॉर एग्जांपल दे के आपको जीवों में बता दिया। अब हम इसको और क्लियर समझना है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पौधों में समझेंगे कि प्लांट में ये कैसे होता है। तो प्लांट में अनुवांशिकता के बारे में
सबसे पहले मेंडल ने बताया था। किसने बताया था? मेंडल ने। मेंडल इस पर रिसर्च कर रहे थे। इससे पहले, इसको मैं पूरा करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी। मैं पहले बता भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार और रिपीट कर रही हूँ। अभी मैंने क्या बताया कि आनुवांशिकता में क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके गुणों का ट्रांसफ़र होता है, वो प्रकट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ विभिन्नता पाई जाती है ना। दो जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। तो ये कहलाएगा वेरिएशन या विभिन्नता, जीवों में होने वाली विभिन्नता। तो ये विभिन्नता या तो बड़े स्तर पर हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। कभी कभी देखा होगा कि थोड़ी बहुत कैसे कि जैसे मान लीजिए पेरेंट्स के, मान लीजिए कान जो है वो चिपका हुआ है, बच्चे में ये नहीं चिपका, आँखों का रंग है, ये छोटी मोटी विभिन्नता कहलाती है। लेकिन कभी कभी हमने क्या देखा कि बहुत लंबे पेरेंट्स हैं, बच्चा छोटा रह जाता है ना। या मान लीजिए कोई और विकृति उत्पन्न हो जाए जो पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये वाली विभिन्नता जो होती है, इस विभिन्नता के कई प्रकार होती है। या तो वो गुणसूत्र के कारण हो सकती है कि गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो गया, ठीक है। या फिर गुणसूत्रों की संरचना गड़बड़ हो जाए, या फिर जब वो गर्भावस्था में रहता है उस टाइम कुछ अचानक परिवर्तन हो जाए माता के शरीर में, तब जाके ये विकृति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसको, ये अलग विभिन्नता हो जाएगी, अलग प्रकार की विभिन्नता हो जाएगी जो गुणसूत्र के कारण होती है। तो विभिन्नता आपको समझ में आ गई क्या होता है। अब हम चलते हैं प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट में विभिन्नता कैसे होती है, इसको समझने के लिए मेंडलीफ ने एक सबसे सिंपल पौधे को लिया। किसको लिया? मटर के पौधे को। अब मटर का ही चुनाव क्यों किया, मटर का ही बीज क्यों लिया? और भी तो पौधे थे, और भी तो फसल हो सकती है ना, और भी कई प्लांट होते हैं, लेकिन उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। और उसी में ही पौधों में जो विभिन्नता आती है या जो विकास होता है और जो आनुवांशिक कैरेक्टर चेंज होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो बताया। तो जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, उस समय लोगों ने नहीं माना। क्या माना तब ये माना कि ये पागल हो गया, क्योंकि उस टाइम जो है वो डार्विनवाद का ज़्यादा बोलबाला था। विकास के लिए वो काम कर रहे थे, जीवों के में विकास किस प्रकार होता है, तब डार्विन का ज़्यादा सिद्धांत लागू हो रहा था। तो उस समय डार्विन ने जब अपनी बात, मेंडल ने अपनी बात रखी, तो सब ने उनको पागल बना दिया कि अरे ये तो पागल है, ऐसे कर। रियल में वो उसने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए थे। तो उस समय वो सिद्धांत नहीं माने गए। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके शिष्य जो भी थे उनके साथ में, उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। और जब जीवों के विकास के संबंध में आगे खोज होती गई, और वही खोज के कैरेक्टर जब मेंडल के जो लक्षणों से मिले, तब जाकर उनको महत्व दिया गया, जिसको हम अब पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? अब बात ये आती है कि इन्होंने मटर के पौधे को चुना, तो इसलिए चुना कि उनने क्या देखा कि तो मटर के पौधे के जो लक्षण होती हैं वो जल्दी प्रकट हो जाते हैं, यानी एक साल के अंदर ही आपको उसके लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मटर के बीज में दो प्रकार की प्रकृति होती है, रंग होते हैं दो प्रकार के, उसका बीज होता है दो प्रकार का। फ्लावर देखो तो फ्लावर भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे कि बीज एक आपने देखा होगा हरे रंग का होता है, एक पीले रंग का होता है, एक झुर्रीदार बीज होता है, एक गोल होता है ना मटर में, और उसमें फूल भी होते हैं। एक रेड कलर का होता है, वाइट कलर का भी होता है ना।
हाँ, और इसके अलावा एक और होता है कि उसके छोटे प्लांट भी होते हैं, उसी का युग्म विकल्पी दूसरा लंबा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें दो कैरेक्टर रहते हैं, एक कैरेक्टर के दो विकल्प रहते हैं। समझ गए कैसे? कि अगर एक छोटा पौधा है तो उसका विपरीत वाला भी होगा, यानी बड़ा भी होगा। अगर झुर्रीदार बीज है तो उसका एक गोल बीज भी होगा। यानी उसके विपरीत कैरेक्टर थे, उसके दो विपरीत एलील थे, जो उसमें विभिन्नता, दोनों की विभिन्नता होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, ये क्या नाम से आप इजीली क्या नाम से उसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब पेरेंट्स में तो अपन ये चीज़ नहीं कर सकते, है ना, जीवों में तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्लांट के रूप में पहले मटर के बीज को चुना कि जल्दी भी आ रहा है, युग्म विकल्पी भी हैं उसके, ठीक है। तो उन्होंने इस आधार पे मटर के पौधे को चुना। समझ में आ गया? तो उन्होंने मटर के पौधे को चुनने के बाद उन्होंने कुछ नियम दिए आनुवांशिकता के, ठीक है। कौन कौन से नियम दिए? तो सबसे पहले अपन नियम लिख ले रहे हैं कि कौन कौन से नियम दिए, ठीक है, ताकि आपको मोटे तौर पे ये पता चल जाए कि आखिर उन्होंने नियम कौन कौन से दिए। तो फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, ठीक है। दूसरा नियम दिया था इन्होंने पृथक्करण का, पृथक्करण, ठीक है। तीसरा इन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है। 3 नियम दिए। अब कैसे ये 3 नियम है? तो प्रभाविता के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया कि हर एक लक्षण के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है तो उसका एक छोटा पौधा है, विपरीत गुण हो गया उसका। तो जब लंबे और छोटे पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। दोनों में 2 प्रकार के जीन होते हैं, एक लंबे पन के गुण, लंबे गुण वाले जीन, और एक में बौने गुण वाले जीन। लेकिन जो प्रभावी होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने गुणों को प्रकट कर देता है, अगली पीढ़ी में वो अपने गुणों को प्रकट कर देता है। कब कर देता है? कौन कर देता है? प्रभावी जीन, ठीक है। तो इसको उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया, ठीक है। कैसे? देखो इसको हम एक फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया एक लंबा पौधा, क्या लिया? लंबा पौधा, और एक लिया हमने बौना, ठीक है। अब दोनों एक कैरेक्टर के 2 विकल्प होते हैं। कैसे? जैसे लंबा है तो इसको टॉल टी करेंगे, ठीक है, जोड़े में रहते हैं। और इसका हो जाएगा दूसरा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जो लिया है उसी का स्मॉल इसके दूसरे विपरीत गुणों को प्रकट करेगा, ठीक है। लंबा वाला क्या है? प्रभावी जीन है। ये कैसा है? प्रभावी। और ये कैसा है? अप्रभावी। अब इसको हम कैसे समझें? इस लक्षण के 2 विकल्प हो गए, ठीक है, और इसके भी 2 हो गए। अब जब विभाजन होता है तो 2 गैमेट अलग अलग कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये होगा। अब इनका होगा क्रॉस, इस वाले टी का क्रॉस इस टी से, तो क्या बनेगा? टी, ठीक है। और इसका क्रॉस भी इससे कर दें हम तो भी टी बनना, और इसका क्रॉस इससे करें और इसका क्रॉस इससे किया, तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें दोनों में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, है ना, ऐसे ही आ रहा है। तो अभी प्लांट, इसको कहेंगे हम F1 जनरेशन,
F1 पीढ़ी। ठीक है, ये F1 पीढ़ी लिख दी। तो इसमें सारे कैसे आ रहे हैं, प्लांट कैसे होंगे, ऊपर से देखने में सारे पौधे F1 जनरेशन में कैसे प्राप्त होंगे, लंबे। ये लंबे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें प्रभावी जीन है, प्रभावी जीन कैपिटल T है इनके साथ। तो प्रभावी जीन है तो ये अपने गुण को प्रकट होने देगा, अप्रभावी गुण के प्रकट होने ही नहीं देगा। वो बेचारे दबे रहेंगे, पहुँचेंगे तो अगली पीढ़ी में पहुँचेंगे जीन, लेकिन वो दबे रहेंगे, वो अपने गुण प्रकट ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो वो छुप जाएंगे और लंबा अपना गुणों को प्रकट कर देता है। तो ये कहलाएगा इसका प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम, कि प्रभावी जीन ने अपने गुणों को प्रकट किया अगली पीढ़ी में। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी अपन इसी से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि अब हम क्या करें, ये दोनों जो जीन, ये जो F1 जनरेशन में प्राप्त पीढ़ी है, इनका हम करवाएं सेल्फ क्रॉस। क्या करवाएं, इनका खुद का सेल्फ क्रॉस करवाएं। अब यहाँ तो जगह है नहीं, अब मैं इसको ऊपर लेके फिर से समझाती हूँ। ठीक है, इसको आपको लिखना था, नोट करना चाहिए बोर्ड पे जो भी लिखा रहता है। अब हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ है उसका हमने करवाया सेल्फ क्रॉस। तो F1 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ था, ये है ना, और ये इनका सेल्फ क्रॉस करवाया। तो इनके भी अलग अलग गैमेट होंगे। ये अलग अलग युग्मक हो गए, विभाजन के दौरान ये अलग अलग कोशिका में पहुंच जाते हैं एक ही पेरेंट में। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस होता है, तब क्या नाम से ये एक अगली कोशिका में पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी ये अलग अलग होगा गैमेट विभाजन के दौरान। अब इसका क्रॉस हमने करवाया इससे, ये क्रॉस के दौरान ये हुआ। ठीक, कैपिटल T आ जाएंगे दोनों। अब इसका क्रॉस इससे हुआ तो क्या होगा, कैपिटल T और स्मॉल t। ठीक है, अब इसका हम करवाएंगे किससे, एक, देखिए इसका हमने इस वाले से दोनों का करवा दिया, अब इस वाले से करवाना है दोनों का। आया समझ में। तो अब हमने इसका सेल्फ क्रॉस करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल T। दो कैपिटल T वाले, दो कैसे हुए, कैपिटल और स्मॉल वाले, और एक पूरी तरह स्मॉल वाला। अब हम इसका रेशो देखें तो एक प्राप्त हुआ, ये कितने हुए, दो, ये कितने हुए, एक। तो ऊपर से देखने में तो हमने 1:2:1 कर लिया। तो हम जब ऊपर से देखने में जो कैरेक्टर ऊपर से दिखते हैं उसको कहते हैं हम फिनोटाइप। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ये F1 जनरेशन में करवाया। अब ये जो प्राप्त हुआ ना, ये जो प्राप्त हुआ तो ये कहलाएगी F2 पीढ़ी। ठीक है, F2 पीढ़ी में 1:2:1, ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। ठीक है, अब हम देखें तो ये पूर्णतः शुद्ध लंबा है और ये पूर्णतः अशुद्ध शुद्ध लंबा है, बौना है। शुद्ध बौना है और ये शुद्ध लंबा है। और ये दो जो कैसे हैं, वो संकर बीज है। संकर बीज मतलब इसमें दोनों के गुण है, लेकिन फिनोटाइप इसका लंबा है। ठीक है, संकर कौन से कहलाते हैं, जिसमें दोनों के कैरेक्टर हों। अब ये दो ऊपर से देखने में तो ये लंबे दिखेंगे, ये लंबा है ऊपर देखने में,
और ये दोनों भी कैसे दिखेंगे, लंबा, और ये कैसे दिखेगा, बौना। अब इसमें ऊपर से देखने में तो ये लंबा दिख रहा है, ठीक है, और ये भी लंबा दिख रहा है, तो ये फिनोटाइप नहीं होगा, ये जीनोटाइप कहलाएगा। ये क्या है, फिनोटाइप इसका क्या होगा, 3:1 इसका फिनोटाइप हो गया। 2 और 1 3, ऊपर से देखने में लंबा है तो ये 3:1 हो जाएगा फिनोटाइप, और 1:2:1 ये हो जाएगा आपका जीनोटाइप। ठीक है, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप समझे। फिनोटाइप क्या होता है, जो ऊपर से दिखते गुण। जीनोटाइप क्या है, जो अंदर गुण निहित होते हैं। ठीक है, तो ऊपर से देखने में तो 3 लंबे दिख रहा है, लेकिन अगर कैरेक्टर देखें तो शुद्ध 1 लंबे का है और 1 बौने का है शुद्ध, और 2 संकर है जिसमें दोनों के गुण हैं। ठीक है, तो वो उसका जीनोटाइप हो गया। तो अब यहाँ पे हमने पृथक्करण नियम क्यों कहेंगे, इसमें क्या हुआ, जब हमने F1 जनरेशन में इसका क्रॉस करवाया तो अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन में ये गुण पृथक हो गए। उसने लंबाई लिया था ना पहले और बौना लिया था, तो अलग हो गए ना अपने कैरेक्टर के गुण जो है वो पृथक कर लिए उसने, तो ये कहलाएगा इसका पृथक्करण का नियम। अब हम क्या करेंगे, स्वतंत्र अभिवन क्या कहलाएगा, तो उसको समझने के लिए अभी हम और भी क्या नाम से बोर्ड खाली करना पड़ेगा, तो इससे पहले आप थोड़ा इसको नोट कर लें। और स्वतंत्र अभिवन में क्या होता है कि यही क्रॉस हम आगे कराते जाते, जब रेगुलर होता जाता है जीवों में, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जीव, अब जीव ही कहेंगे यहाँ पे, भले ही पौधा है लेकिन हम इसको अभी जीव मान लेते, अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने लगता है। अभी हमने सिर्फ एक गुण को लिया है। जब हम एक गुण के या एक लक्षण वाले जीवों का क्रॉस करवाते हैं तब हम इसको कहेंगे एक संकर क्रॉस। ये क्या कहलाएगा, एक संकर क्रॉस ठीक है। और जब 2 गुणों के बीच करवाते हैं तो द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकरण कहलाता है। अब इस द्विसंकरण को हम स्वतंत्र अभिवन के माध्यम से समझेंगे। तब तक आप लोग ये थोड़ा सा नोट कर लें। अब है तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको हम द्विसंकर क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। द्विसंकर क्रॉस का मतलब है कि हम 2 लक्षण वाले पौधे लेंगे, एक पीले बीज और गोल बीज और पीले रंग का, यानी पीले रंग का गोल बीज, और इसका दूसरा विपरीत कैरेक्टर क्या होगा, झुर्रीदार बीज रहेगा और रंग होगा उसका हरा, यानी हरा झुर्रीदार। ठीक है, अभी हमने लंबाई पौधा लिया था, अब हम 2 कैरेक्टर लेंगे, पीला गोल। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे हम, हरे झुर्रीदार।
अब इनके हम अगर देख कैसे शो करेंगे इसके गैमेट्स को, तो इसको हम कह रहे हैं पीला येलो, तो कैपिटल वाई ले लेंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर के दो होते हैं विकल्प, तो हमने वाई वाई कर लिया। और गोल को राउंड तो कैपिटल आर आर। अब एक को चुन लेते, एक को कैपिटल ले लिया, तो दूसरे को हम कैसे लेंगे, स्मॉल। ठीक है। अब जब इनके गैमेट बनेंगे तो कैसे होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक गैमेट हो गया, ऐसे ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, दो विभाजन हुआ, दो में बट गए। ऐसे इसमें होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसमें भी वही चीज़ शो होगी, कैपिटल आर और वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर एक। अब हम क्या करते, चार ना लेके, क्योंकि वही का वही आना है, इसलिए हमने दो के बीच एक का इसके साथ करवा दिया, एक इसके साथ करवा दिया, सेम होना है सभी में। ये प्राप्त हुआ। यहाँ पे भी ये कैसा होगा, क्योंकि ये कैसा है, प्रभावी है, पीला गोल, और हरा झुर्रीदार कैसा है, अप्रभावी। तो नेक्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में कैसे बीज प्राप्त होंगे, सारे कैसे होंगे, ऊपर से देखने में पीले गोल या गोल पीले। ठीक है। अब चूंकि पहला कैरेक्टर हमने पीला लिखा है, तो हम इसको पीला कर देते, पहले पीला और गोल। ठीक, ये कैरेक्टर प्राप्त होंगे। अब हम इसका F2 जनरेशन में हमें क्रॉस करना है, तो उसके 4 कैरेक्टर प्राप्त होंगे। जब इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे ना, तो 4 कैरेक्टर बनेंगे। कैसे 4 कैरेक्टर बनेंगे, 4 तरह के बीज होंगे। इसमें चूंकि 2 गुण लिए हैं, तो ये द्विसंकरण कहलाएगा, द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा। ठीक है, डबल हाइब्रिड क्रॉस। तो इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो 4 कैरेक्टर वाले बीज होंगे। कैसे 4 कैरेक्टर होंगे इसके, तो हम इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। हम चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमें 16 खाने बनाने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये 2 खाना हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, 4 खाने होगा। ऐसे ही 4 हमको नीचे साइड लेना है। और ये चौथा। ठीक है, 4 खाने हो गए, 4 चौको 16। तो हमें 16 प्रकार के बीज प्राप्त होंगे जब हम इनका सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल प्लांट। ठीक है, यहाँ पे ये मेल प्लांट, यहाँ फीमेल प्लांट। इसके 4 कैरेक्टर प्राप्त होंगे। कौन कौन से, एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही होगा ना प्राप्त, क्योंकि सारे कैसे हो रहे हैं, पीले गोल है, लेकिन उसमें कैरेक्टर तो 4 प्रकार के है ना, 2 रंग है और 2 उसकी साइज का शेप है, किस टाइप का शेप है जो। अब इनका हम करवाते सेल्फ क्रॉस, तो इनको भी यहाँ लिखना पड़ेगा यही कि यही गैमेट, चूँकि सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे क्रॉस करवाएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, आ जाएंगे ऐसे। अब इसका इसके साथ करवाएंगे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके साथ करवाएंगे वाई और स्मॉल वाई
कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल स्मॉल, और ये भी दोनों कैपिटल स्मॉल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तब बताने की ज़रूरत नहीं ना, अब आप कर सकते हैं ना। अब जैसे जो जो दिया वो हम लिखते जा रहे हैं। कैपिटल को हम पहले शो कर रहे हैं, तो देखते जाना, मैं मिस्टेक ना कर दूं कहीं। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब हम क्या देखते, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। कैपिटल, अच्छा इसमें भी कैपिटल है, दूसरा भी ध्यान दो भाई, स्मॉल स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कैपिटल स्मॉल, और इसमें सारे स्मॉल आ जाएंगे। ठीक है, और चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं की मैंने। अब इसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। जिसमें प्रभावी जीन होगा वो प्रभावी कैरेक्टर शो करेगा, भले ही एक हो, एक भी प्रभावी जीन है तो वो उस प्रभावी गुण को प्रकट करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा गुण होगा, तो अब चूंकि इसमें लिखे हैं अपन, इससे बेटर है कि हम इसको एक सिंबल दे देते हैं, काउंट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या दे देते सिंबल कि हमें 4 प्रकार के गुण कौन से प्राप्त होंगे, पीले गोल, है ना। तो पीले गोल को हम क्या करते हैं, एक ऐसा 0 टाइप का बना देते हैं और यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा हम लेते पीला, कैसा लेते हैं, झुर्रीदार, एक कैरेक्टर ये भी है ना, रंग ले लिया, उसका शेप ले लिए। अब लेते हैं हरा, और कैसा, गोल, और हरा झुर्रीदार। ठीक है, अब इसका तो हमने गोल ले लिया, इसका भी शेप बताना है, तो इसका हम ले लेते हैं राइट का निशान, और इसका हम ले लेते हैं क्रॉस का निशान। ठीक है, और इसका हम ले लेते हैं चौकोर का निशान। ठीक है, स्क्वायर, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, इनकी संख्या हमको यहाँ लिखनी है। तो अभी पहले हम देखते हैं गोल 0 वाले कौन कौन सी हैं। पीले और गोल कौन कौन से शो करेंगे, ये कैसा है, येलो पीले को शो कर रहा है, कैपिटल आर गोल को, तो इसको हमने ये दे दिया, ये भी, क्योंकि इसमें एक, दोनों तो कैपिटल बाय है लेकिन आर एक है, लेकिन प्रभावी चिन्ह वाला है ना, तो गोल ही होगा। इसमें भी एक एक है, इसमें एक तो पूरा है ये कैपिटल राउंड वाला, और कलर का भी एक है, तो ये भी पीला गोल हो जाएगा। इसमें दोनों में एक एक है, तो प्रभावी है चूंकि, इसलिए ये अपने गुण को प्रकट करेगा। ठीक, अब इसमें भी देखें, इसमें भी है, इसमें कौन सा आएगा, ये कैसा है, किस रंग को शो कर रहा है, बाय, बताओ, सोने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने, हरे को शो कर रहा है कैपिटल बाय। कैपिटल बाय किसको शो कर रहा है, कैपिटल बाय किसको शो कर रहा है, पीले को शो कर रहा है कि नहीं। तो आपको वही देखना है, सोना नहीं है इधर। ये क्या आएगा इसमें, स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। वेरी गुड। ठीक, ऐसे चेक किया करो।
मैंने मिस्टेक इसीलिए की थी कि आप लोग उस पर ध्यान दें, फोकस करें। सोना नहीं है, सोने का मतलब दिमाग को खुला रखना है, ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ वही सुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा आएगा, ये कैपिटल है दोनों और ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल बाय किसको शो कर रहा है, येलो को कर रहा है ना, ठीक है। और ये स्मॉल आर किसको शो कर रहा है, झुर्रीदार को। अब हम पीला झुर्रीदार किसको शो, कौन सा सिंबल है, राइट का निशान है ना, तो हमने राइट का निशान लगा दिया इधर। यहाँ पे क्या आएगा, अरे एक एक जीन देख लो, उसमें एक एक कैरेक्टर प्रभावी जो है वो उसका लिखना है, तो इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पीला गोल। झुर्रीदार क्यों होगा, झुर्रीदार तब होगा जब स्मॉल आर आएगा और दोनों होंगे स्मॉल आर, ठीक है। मैंने क्या बताया कि अगर प्रभावी एक भी जीन है तो वो प्रभावी गुण को ही प्रकट करेगा। अब यहाँ पे देखें कैपिटल वाई है यानी प्रभावी है और आर कैसा है, स्मॉल है। आर किसको शो कर रहा है, झुर्रीदार को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पीला आएगा और झुर्रीदार आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखें कैपिटल वाई है तो पीला तो हो गई और आर भी कैसा है, कैपिटल, तो पीला गोल आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसमें भी वाई कैसा है, कैपिटल है तो पीला कलर होगा और आर भी कैपिटल है, इसमें एक, दोनों जरूरी नहीं है, एक भी है तो भी वो प्रभावी कैरेक्टर को शो करेगा, तो ये भी कैसा जाएगा, गोल। इसको देखें तो स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है, हरा कर रहा है ना, और कैपिटल आर गोल को, कैपिटल आर गोल को कर रहा है, तो हरा गोल को का सिंबल क्या है, क्रॉस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई हरा हो गया, कैपिटल आर गोल हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हरा और गोल यानी क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कैपिटल वाई है यानी गोल, गोल, कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, पीला कर रहा है ना, पीला और कैपिटल आर गोल को, तो यहाँ पे यह आ जाएगा पीला गोल, यह गोल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये वाई तो पीला हो गया, आर कैसा हो गया, झुर्रीदार, यानी पीला झुर्रीदार क्या है, राइट का निशान, ये हमने बना लिया सिंबल। अब यहाँ पे स्मॉल वाई यानी हरा हो गया और कैपिटल आर यानी गोल हो गया, तो हरा गोल का सिंबल क्या है, क्रॉस। अब लास्ट में क्या बचा, दोनों ही कैसे है, रेसेसिव है, अप्रभावी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हरा झुर्रीदार, ठीक है। अब इनको काउंट करो कितने हैं, तो यानी पीले गोल कितने हैं, 9, ठीक है। पीले झुर्रीदार कितने हैं, 3, हरा गोल कितना है, 3, हरा झुर्रीदार 1। तो अब यहाँ पे जो रेशो प्राप्त होगा द्विसंकरण क्रॉस का वो क्या होगा, 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। तो इन्होंने सभी कैरेक्टर ने अपने अपने गुणों को प्रकट किया स्वतंत्र रूप से, तो ये कहलाएगा स्वतंत्र अभिवन। यानी कहने का मतलब ये है, अनुवांशिकता में क्या होता है कि जब दो जीव हैं, ठीक है, जब उनके बीच क्रॉस होता है, क्रॉस के बाद जो संतति उत्पन्न होती है उसमें कुछ हद तक भिन्नता होती है, और वो भिन्नता कैसी होगी कि जो प्रभावी कैरेक्टर होंगे वो प्रकट करेंगे अपने गुणों को, अप्रभावी दबे रहते हैं लेकिन हमेशा नहीं दबे रहते, वो क्या होंगे, अगले पीढ़ी में अपने गुणों को प्रकट करेंगे, पूरी तरह ना करें लेकिन कम मात्रा में करेंगे, लेकिन करेंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लगातार अगली पीढ़ी में जो गुण होंगे वो पहली पीढ़ी के समान हो जाएंगे,
यानी अपने गुणों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने लगेंगे। तो ये कहलाएगा आपका स्वतंत्र अभिवन का नियम। यानी तीनों नियम को, मेंडल के तीनों नियम को हमने आज समझ लिया है। ठीक है।